सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस कर रहे थे। ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स की सबसे पहले हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट, उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लेकर के आएंगे। सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। जो भी सही आंसर उसको टिक करना है। सबसे फर्स्ट, इट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, कह रहे हैं ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्ट से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा FERN। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट का। सेकंड को देखते हैं, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, कह रहे हैं ये जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो वो कौन हो जाएगी हमारी सेकंड का आंसर? वो है पोटैटो। पोटैटो जो है वो हमारी अंडरग्राउंड स्टेम है। क्लियर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में देखो क्या लिखा है? दे प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो। तो ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं एम्ब्रियो के लिए, तो वो होते हैं हमारे कॉटिलेडॉन्स। तो ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी। क्लियर। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा हुआ है इट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, इसकी जरूरत होती है अगर हमें जर्मिनेशन ऑफ सीड करवानी है। तो किस चीज की हमें जरूरत होगी? देखो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एयर ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी, वाटर की भी जरूरत होती है, वार्म की भी जरूरत होती है, मतलब ऑल ऑफ दीज मींस फोर्थ का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑल ऑफ दीज मींस इन सब की जरूरत होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। फिफ्थ पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस विया सीड, कह रहे कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि सीड के थ्रू क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो फिफ्थ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, कोकोनट। क्लियर। तो ये सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है कोकोनट। अब आ जाते हैं फिफ्थ के बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है? गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, कह रहे हैं एग्जांपल बताओ, दो एग्जांपल दे दो इनके। तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेम यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कह रहे वो दो प्लांट के एग्जांपल दे दो जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होते हैं? प्लांट्स बनते हैं या फिर एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। क्लियर। तो ये कौन से हो जाएंगे? एक शुगर केन ले लेते हैं हम, SUGARCANE शुगर केन, और एक हम ले लेते हैं रोज, ROSE। क्लियर। तो ये होते हैं हमारा आंसर। सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कह रहे हैं ऐसी कोई दो सीड बता दो जो कि वाटर की वजह से क्या हो जाए? एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ठीक है। तो एक तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोकोनट। ठीक है। आपने देखा होगा कोकोनट जनरली क्या होते हैं? समुद्र के किनारे लगा रहते हैं या फिर जो भी नदी वगैरह रहती है उसके बाजू में लगे रहते हैं। तो कोकोनट क्या होता है? वहां से गिरता है और पानी में बहता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, और कहीं पर उसको जब बढ़िया परफेक्ट एटमॉस्फेयर मिलता है तो वहीं पर वो सीड क्या हो जाती है? एक प्लांट में ग्रो हो जाती है। तो सीड का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना और उसका प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सन। क्लियर। तो कोकोनट हो गया, और एक लोटस, और एक क्या हो जाएगा? लोटस। क्लियर। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे इस क्वेश्चन के। प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय लीव्स, कह रहे हैं प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं लीव्स के थ्रू, तो उसका आंसर बताना है। तो पहले हम लेंगे बेंजोनिया, बेगोनिया सॉरी, BEGONIA, और एक ब्रायोफाइलम, BYROPHYLLUM, ब्रायोफाइलम। इसके बाद आते हैं बच्चों हम फोर्थ पे, सीड डिस्पर्स्ड बाय एयर, कह रहे हैं वो दो सीड्स बताओ जो कि एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो ले लेंगे थिस्टल, THISTLE थिस्टल, और एक ले लेते हैं डैंडेलियन। ठीक है, DANDELION, डैंडेलियन। क्लियर। फिर आते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है? सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, कह रहे हैं एक्सप्लोजन की वजह से जो सीड डिस्पर्स हो जाती हैं। जैसे कि आपने मटर वगैरह रहते भी देखा होगा, तो वो क्या होता है? बंद रहता है। ठीक है। लेकिन अगर वो खुल जाए तो क्या हो जाएंगी? उसकी सीड नीचे गिर जाएंगी। क्लियर। तो ऐसा होता भी है, और इसकी वजह से वो क्या होती है? मींस एक्सप्लॉइट होता है, तब उसकी सीड नीचे गिरती है ना। तो इस तरीके से, तो एक हो जाएगा हमारा बीन्स, BEANS बीन्स, और एक हो जाएगा हमारा पी।
तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में लिखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कह रहे हैं रीजन दो इनके आंसर के। तो इसके लिए मैंने इधर पे नीचे आंसर लिख के रखे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला अगर हम देखें गिव रीजन वाले में, तो बटरफ्लाइज एंड बीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। कह रहे बटरफ्लाइज और बीज जो रहती है वो हमारे नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो ऑब्वियसली होती है, क्यों होती है वो देखते हैं। बटरफ्लाइज एंड बीज, ये वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। It is so because butterfly and bees are required for pollination of flower। कह रहे कि ये इसलिए क्योंकि बटरफ्लाइज और बीज जो रहती हैं वो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स करवाने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो देखो कितना सा आंसर है, यहां से लेकर के यहां तक, बस इतना सा याद करना है, रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। बस इतना याद कर लोगे और हमारा पूरा हो जाएगा, बाकी तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। क्लियर, तो छोटे छोटे आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश की है। क्लियर, अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, सीड्स शुड बी डिस्पर्स्ड टू फार ऑफ प्लेसेस। क्लियर, कह रहे हैं जो सीड होती है ना वो बहुत दूर तक जानी चाहिए, मींस डिस्पर्स्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक पहुंच जानी चाहिए। क्लियर, तो ऐसा क्यों होना चाहिए। सो लिखा है इट इज सो बिकॉज इफ ऑल सीड्स फॉल्स एंड जर्मिनेट क्लोज टू ईच अदर दे विल स्ट्रगल फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। इन दिस प्रोसेस मेनी ऑफ देम विल डाई। कह रहे हैं कि मान लो अगर एक ही जगह पर सारी सीड गिर गई और फिर क्या हो जाएंगी, वो प्लांट्स में ग्रो अप हो जाएंगी। और अगर प्लांट्स में ग्रो अप हो गई तो उनके पास में लिमिटेड सॉइल रहेगी ना, और लिमिटेड सॉइल रहेगी तो लिमिटेड वाटर भी रहेगा उनके पास। क्लियर, और लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। तो कई बार वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट्स क्या करेंगे, लड़ेंगे, और इस प्रोसेस में कई बार बहुत सारे प्लांट क्या हो जाते हैं, मारे भी जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते हैं। इससे बचने के लिए अगर वो सीड्स बहुत दूर दूर लगी हुई होगी तो उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगी, सनलाइट भी मिलेगा, सब उनको एक रिक्वायर्ड जितना होने चाहिए उतना मिल जाएगा, और उसकी वजह से वो बढ़िया प्लांट या फिर ट्रीज में ग्रो अप हो पाएंगी। तो इसलिए सीड्स दूर दूर होनी चाहिए, ना कि बहुत पास पास। क्लियर, ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स परफेक्ट अमाउंट में मिलता रहे। न्यूट्रिएंट्स मतलब मान के चलो खाना। क्लियर, तो ये बात है। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा है सीड्स केप्ट इन अ फ्रिज वुड नॉट जर्मिनेट। कह रहे हैं जो सीड फ्रिज में रखी रहती है वो कभी जर्मिनेट नहीं होती है। तो इट इज सो बिकॉज सीड रिक्वायर्ड एयर, वाटर, एडिक्वेट टेम्परेचर एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन। अब कह रहे हैं फ्रिज में तो उन्हें सनलाइट मिलेगी नहीं ना। क्लियर, तो ये इसलिए नहीं जर्मिनेट हो पाती है सीड जो कि फ्रिज में रखी रहती है, क्योंकि वहां उन्हें एयर, वाटर, टेम्परेचर, परफेक्ट टेम्परेचर जो उन्हें चाहिए रहता है, या सनलाइट, ये सब नहीं मिल पाता है, इसलिए वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाती है। अब सीड को प्लांट बनने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, सॉइल की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, और सनलाइट की भी जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खाना बना पाते हैं। अब फ्रिज में कहाँ मिल जाएगा उन्हें, तो इस वजह से वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगी। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में लिखा है ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डिस्पर्स सीड, मीन्स हम लोग जो रहते हैं हम भी एक तरह से सीड को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, और हमें पता भी नहीं रहता वो कैसे। वो देखो, ह्यूमन बींग्स थ्रो अवे फ्रूट सीड विच ग्रोस इनटू न्यू प्लांट। कई बार देखो हम क्या करते हैं, मैंगो खाते हैं मैंगो का जो अंदर का जो सीड रहती है वो हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो अगर वो जो हमने फेंका है वो एक सीड ही है, और वो सीड अगर एक अच्छा परफेक्ट एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर मिल गया ना तो वो प्लांट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कई बार ऐसे, और कई बार हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो डस्टबिन में जा करके वो कहीं पे सीड चली जाती है, तो इस तरीके से भी सीड डिस्पर्स हो जाती है ना। तो इससे भी हमारा क्या हो जाती है, डिस्पर्सन के लिए हम भी जिम्मेदार रहते हैं, तो की अच्छी बात है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या थर्ड वाला। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। क्लियर, तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, क्या यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो कहलाती है प्रोसेस
फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। और उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, वो ग्रीन ग्रीन कलर का जो कलर रहता है ना प्लांट का, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लियर। जैसे हमारे खून का रंग क्या रहता है, ब्लड का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से रहता है। इसी तरह से प्लांट का ग्रीन कलर क्यों रहता है, क्लोरोफिल की वजह से रहता है। क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, germination of seeds, कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करो। So the process through which the embryo inside the seed grows into new plant is called germination। वो प्रोसेस जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो इनसाइड है सीड के वो ग्रो कर देता है न्यू प्लांट में, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड का आंसर। अब थर्ड है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। थर्ड क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। वो प्रोसेस जिसकी वजह से एक प्लांट की जो सीड है वो बहुत दूर दूर जगह चली जाती हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। मदर प्लांट मतलब उसी प्लांट की सीड वहीं पे नहीं गिर जानी चाहिए, उस प्लांट की सीड बहुत दूर पहुंच जाकर के कहीं डिस्पर्स हो जानी चाहिए, तो वो डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ वाला पार्ट एक्सरसाइज का। क्लियर। फोर्थ वाला पार्ट जो कि था हमारा डिफाइन द फॉलोइंग, ये वाला। अब हम करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका भी मैंने आंसर्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। क्लियर। तो हम देखते हैं। तो देखो फिफ्थ वाले में हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्लियर। आंसर देने इन क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए देखो मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कह रहे हैं कि अलग अलग मोड बताओ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के, है ना। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट मतलब होता है एक प्लांट अपने ही तरह के प्लांट को रिप्रोड्यूस करे, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर। जैसे कि मैंगो वाला ट्री है, उसके अगर अपन सीड्स लेकर के कहीं जाकर के और लगा दें सॉइल में और उसको परफेक्ट वाटर देते रहें, तो क्या हो जाएगा, वो एक और प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कहलाता है। क्लियर। तो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट, तो हमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताने। तो द डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट आर, एक है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन तीन अलग अलग मेथड से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आंसर। तो ये भी मैंने बहुत छोटा आंसर लिखवाया आपके लिए। सेकेंड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। कह रहे हैं सीड के स्ट्रक्चर को आप डिफाइन करो। तो ये भी मैंने कोशिश की है बहुत छोटा आंसर लिखने की। ऑल सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। जितनी भी सीड होती है वो सारे तीन मेन पार्ट से मिलकर के बनती हैं। पहला होता है सीड कोड, सीड कोड, दूसरा होता है कॉटिलेडॉन और थर्ड होता है एम्ब्रियो। सीड कोड होता है हमारा, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। जो सीड की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है वो सीड कोड कहलाता है। कॉटिलेडॉन्स क्या होता है, देखो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फूड टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए एक तो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और खाना भी पहुंचाता है। क्लियर। किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। कौन, कॉटिलेडॉन। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो इज द स्मॉलेस्ट अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सबसे प्लांट के अंदर वाला पार्ट रहता है ना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, अनडेवलप्ड मींस अभी वो डेवलप भी नहीं हुआ है प्लांट का, वो पार्ट जो कि अभी अनडेवलप है ना, डेवलप भी नहीं हो चुका, वो पार्ट एम्ब्रियो कहलाता है। क्लियर। सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड का थोड़ा सा बड़ा आंसर है लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज है तो आप आराम से समझ सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। क्लियर। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कह रहे हैं कि सीड के डिस्पर्सल के लिए क्या क्या अलग एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स मतलब किस किस वजह से सीड जो रहती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल आर। सबसे पहला है ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स क्या होता है, जब भी जो भी हमारा ट्री या प्लांट लगा हुआ रहता है, अगर उसमें से कोई भी फ्रूट गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है ना, तो उसकी वजह से भी वो भी एक हमारा एजेंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड का। द फ्रूट रिपेन एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड, जैसे कि मैंगो, एप्पल है ना, एक्सेट्रा, तो वो गिरेगा तो जमीन पर ही ना, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ऊपर उड़ता रहता। ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरता है और नीचे गिरने की वजह से कई बार हवा चलती है और ये सब होता है, तो थोड़ा दूर जाकर के वो क्या होता है, एक नए प्लांट में उग आता है। विंड, विंड भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसकी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और हमारे न्यू प्लांट बन जाते हैं। वेरी लाइट सीड कैन इजीली ब्लो बाय विंड, एग्जांपल डैंडेलियन और
3 सीड। तो ये भी हमने पढ़ा था कि बहुत लाइट वेट वाली जो सीड रहती है वो क्या होती है, हवा चलेगी तो वो उड़ जाती है और उड़ने की वजह से वो क्या होती है, बढ़िया न्यू प्लांट्स पे ऑब्टेन हो जाती है। उनके मैंने एग्जांपल भी लिखी है, तो ये भी याद करना है। बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह सीड पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, अनजाने में ही लेकिन वो पहुंचा देते हैं। तो क्या करते हैं, वो खा लेते हैं फ्रूट। देखो हम खुद, दे ईट फ्रूट एंड थ्रो अवे सीड, हम फ्रूट खाते हैं और सीड को फेंक देते हैं, विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और इसकी वजह से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, जैसे मैंगो। क्लियर। वाटर, वाटर भी एक सीड को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। प्लांट ग्रो नियर रिवर एंड सी यूज वाटर टू डिस्पर्स सीड, है ना। तो जो भी प्लांट सीड या समुद्र के पास में ग्रो करता है तो उसमें क्या करेगा, वो उसकी सीड गिरेगी और उसके बहाव के साथ या फिर उसके फ्लो के साथ वो बह जाते हैं सीड, और दूसरी जगह जाकर के वो क्या होते हैं, न्यू प्लांट में ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये थर्ड का आंसर, है ना। इसके तो डिफरेंट एजेंट्स लिखने हैं तो मुझे इतना लिखना ही पड़ता। फोर्थ पे आ जाते हैं, why is vegetative propagation, आई थिंक इट इज what is vegetative propagation होना चाहिए था, शायद मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में why लिखा है या what लिखा है। सो लेट अस सी, why ही लिखा है बुक में ना, तो हो सकता है ये what हो। क्लियर, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। Why is vegetative propagation, okay, sorry, it is why, मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। okay, what is vegetative propagation, why is vegetative propagation a good method of reproduction in plants। कह रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो रहता है वो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के लिए बहुत अच्छा क्यों है। तो देखो, दिस टेक्निक इज अ गुड मेथड बिकॉज इन दिस मेथड या फिर इन दिस प्रोसेस, कह रहे हैं कि ये टेक्निक एक बहुत अच्छी मेथड है क्योंकि इस प्रोसेस में ओनली वन प्लांट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी सीड टू रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे लिए क्या चाहिए रहता है, एक ही प्लांट चाहिए रहता है और हमारे लिए दूसरी सीड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, न्यू प्लांट को ग्रो अप करने के लिए। इस वजह से ये हमारी क्या होती है, मेथड बहुत सही रहती है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ प्लांट या फिर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर टी प्लांट टू ग्रो। कह रहे हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट सबसे बेस्ट होता है अगर आपको टी प्लांट्स को ग्रो करना है। क्लियर, चाय पत्ती वाले प्लांट को अगर आपको ग्रो करना है तो किस तरीके का क्लाइमेट सबसे बेस्ट होगा। तो इसका लिखा हुआ है द टी प्लांट ग्रो वेल इन हिल स्लोप्स वेयर द एयर इज वार्म। कह रहे हैं कि जो टी प्लांट रहते हैं वो सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं जहां पर हिल स्लोप्स रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार मूवीज वगैरह में जो हिल रहते हैं ना, पहाड़ टाइप के रहते हैं, हिल टाइप के रहते हैं, वहां पे क्या होते हैं, वो लोग खेती करते हैं उस चीज की, तो वो टी प्लांट्स की ही होती है। ठीक है, तो हिल स्लोप्स पे ज्यादा बेस्ट रहते हैं जहां पर क्या वार्म एयर होती है, ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए जो कि हाई होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और थोड़ी बहुत उसमें धर पे रेनफॉल भी होते रहे, बारिश भी होती है, तो वहां पे सबसे बेस्ट तरीके से हमारे टी प्लांट्स ग्रो करेंगे। क्लियर, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट, है ना। तो अगर हम इधर देखें तो देखो फिफ्थ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी क्या हो चुकी है बच्चों, कंप्लीट। तो हमारा चैप्टर 9 भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।